प्यारे बच्चों, आज हम आपके कक्षा 10 का हिंदी क्षितिज का जो 11वां पाठ है, पाठ का नाम है बाल गोविंद भगत। तो इस पाठ का हम आज अभ्यास करेंगे। इस पाठ के जो राइटर हैं, लेखक हैं, वो श्री राम वृक्ष बेनीपुरी साहब हैं। इनका जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ था। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभाव, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। यानी कि इनके माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था, तो इसलिए इनके आगे के जो वर्ष हैं वो बड़े ही अभाव, कठिनाइयों में बीते। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ गए थे। यानी कि 10th तक की उनकी एजुकेशन हुई। उसके बाद में वो गांधी जी के साथ में जो देश की स्वतंत्रता के आंदोलन चल रहे थे, असहयोग आंदोलन वगैरह, उसमें जुड़ गए और कई बार जेल भी गए। यानी कई बार उनको जेल भी जाना पड़ा। उनका देहावसान सन 1968 में हुआ। ठीक है। तो 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। यानी 15 साल के होते ही उनकी रचनाएं, 15 साल की उम्र में ही उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था, ये समझे आप। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिसमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय है। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन की व्यापकता को प्रतिष्ठा मिली। माने वो गद्य लिखने में अच्छे थे, कविताएं तो इतनी कम मतलब नहीं, लेकिन गद्य लिखने में उनका अच्छा था। गद्य का मतलब होता है ये जो पाठ या निबंध टाइप में होता है ना, उसको अपन गद्य कहते हैं। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। यानी उन्होंने जो कुछ भी लिखा ना, वो 8 बुक्स के रूप में बेनीपुरी रचनावली के नाम से मिलता है। सब कुछ उन्होंने जो कुछ भी लिखा है, कविता, पत्र, निबंध, है ना। उनकी रचना यात्रा में महत्वपूर्ण पड़ाव है पतितों के देश में उपन्यास। एक उनका उपन्यास है पतितों के देश में। चिता के फूल एक कहानी है उनकी। अम्बपाली उनका एक नाटक है और माटी की मूर्तें उनका एक रेखा चित्र है। पैरों में पंख बांधकर, ये उनका एक यात्रा वृतांत है। जंजीरें और दीवारें, ये उनका एक संस्मरण है। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर भी कहते हैं। यानी राम वृक्ष बेनीपुरी के लिए एक शब्द है कलम का जादूगर, क्योंकि उन्होंने अपना एक बहुत अलग तरीके से लिखते हैं वो, तो इसलिए उनको एक कलम का जादूगर भी कह देते हैं। ठीक है। अब इस पाठ के बारे में अपन समझ रहे हैं। तो पाठ जो है वो बाल गोविंद भगत एक रेखा चित्र है। रेखा चित्र मतलब किसी व्यक्ति के या किसी स्थान के लिए जब अपन एज इट इज़ उसको दिखाने की कोशिश करते हैं एक चित्र के रूप में, है ना। लिखते तो हैं, पाठ लिखा हुआ है, शब्द रूप में है, लेकिन जब आप उसको पढ़ोगे तो आपको सामने वाले का जो चेहरा है या सामने वाले का जो चित्र है वो दिखाई देगा। इस तरह से इतना सुंदर तरीके से लिखा जाता है उसको। तो उसको रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा और बाहरी अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यानी बाल गोविंद भगत जिसकी अपन कहानियाँ पढ़ने वाले हैं। यह पाठ जो है सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। तो इस पाठ में बाल गोविंद भगत के नाम से उससे ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। देखिए, ये है बाल गोविंद भगत और ये उसके साथ में सब लोग जो है टोली उसकी। तो इस पाठ को जब अपन पढ़ेंगे, समझेंगे, तो अपने को और अच्छे से ये क्लियर होगा। तो बाल गोविंद भगत मझौले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 के ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे, है ना। बाल पक गए का मतलब ये सफ़ेद हो गए थे बाल, है ना। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही
जगमग किए रहता, मतलब कि हल्की फुल्की दाढ़ी भी रहती थी तो सफ़ेद दाढ़ी थी। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीरपंथी की सी कनपटी टोपी। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते, मस्तक पर, जाड़ा मतलब सर्दी का मौसम जब आता तो एक काला कंबल ओढ़ लेते थे, मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, और रामानंदी चंदन मस्तक पर लगाते थे, एक बड़ा सा रामानंदी टीका लगाते थे चंदन का, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता था, और गले में एक तुलसी की जड़ों की बेडोल माला बांधे रहते थे। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू यानी बेटे की बहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेतीबाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ़ सुथरा मकान भी था। यानी हालांकि वो रहते तो सन्यासियों की तरह से थे, लेकिन जो है वो बेसिकली सन्यासी नहीं थे, वो एक गृहस्थ थे, आराम से घर में रहते थे, है ना। किंतु खेतीबाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में वे खरे उतरने वाले, यानी साधु के जो परिभाषाएं होती है, एक साधु में जो जो गुण होते हैं वो सब उनमें भी थे। कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, यानी कबीर को वो साहब मानते थे, कबीर को अपना गुरु मानते थे, और कबीर साहब की जो बातें थी कहीं भी, उन बातों को ही गाते थे और उन्हीं पर ही अपना पूरा जीवन जीते थे। कबीर ने जो कुछ भी लिखा है, कहा है, उसका उनको बहुत अच्छा ज्ञान था और उसके अनुसार अपना जीवन यापन कर रहे थे, उन्हीं के आदेशों पर चल रहे थे। कभी झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार करते थे, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज़ नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल होता। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते, यानी पहले के ज़माने में क्या है कि बाहर जो है ना, शौच वगैरह के लिए घर में तो कुछ होता नहीं था, तो बाहर लोगों के खेतों में जाते थे लोग शौच वगैरह, है ना। तो उस समय वो दूसरों के खेत में भी नहीं जाते, मतलब इतना बहुत ध्यान रखते। वह गृहस्थ थे लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी, यानी वो अपने गुरु के प्रति उनका पूरा समर्पण था और वो अपनी मानते ही नहीं थे। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था, यानी एक कबीरपंथी आश्रम या मठ था, उसमें वो ले जाते उसको, वहाँ पर उस प्रसाद रूप से उसको चढ़ाते कि साहब आपकी ये खेती हुई है इतनी। और कबीरपंथी मठ से मतलब है इनका कि वह दरबार जहाँ भेंट रूप रख कर लिया जाकर प्रसाद के रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते, तो वहाँ ले जाकर वो रख देते। फिर कबीरपंथी जो है उस मंदिर में या उस मठ में जो थोड़ा बहुत वहाँ का जो पुजारी होता है उसमें से थोड़ा बहुत रख लेता है ना, ज़रूरत के हिसाब से, और बाकी बचा हुआ प्रसाद, मतलब जो पूरी खेती का जो बाकी बचा हुआ होता वो प्रसाद होता था, वो प्रसाद वो घर ला करके उसी से खाते। तो इस तरह से वो पवित्र करके हर चीज़ को खाते थे। इन सबके ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव उठते, यानी कबीर पंथी तो थे ही वो, तो कबीर के बहुत सारे पद वो गाया करते थे, मतलब जब भी उनको समय मिलता अपना घर के काम निपटा लेते, खेतीबाड़ी के काम निपटा लेते और फिर वो उन कबीर के पदों को गाते। आषाढ़ की रिमझिम है, अब आषाढ़ का महीना होता है, उस समय बारिश होती रहती है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है, कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोशनी हो रही है, धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर, कलेवा का मतलब खाना है ना, जो दोपहर का खाना होता है वो लेकर के मेड़ पर बैठी हैं। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, यानी धूप कहीं पर भी नहीं है ना, ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय में जो है आपके कानों में एक स्वर तरण झरण सी झंकार सी उठी, ये क्या, ये कौन है, यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े और अपने खेत की रोपनी कर रहे हैं
और उंगली एक एक धान के पौधे पर पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने में चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी में खड़े लोगों के कानों की ओर। यानी कि वो खेती करते वक्त भजन गाते थे, कबीर के जो पद या भजन होते थे वो गाते थे, और वो सब सुनकर के बड़े आनंदित होते थे। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ काँप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती है, हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं, रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती है। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू। यानी कि जब वो गाते थे खेती करते वक्त, तो उस गाने के दौरान सब लोग खुश हो जाते थे, और जो काम कर रहे हैं वो अपना अच्छे से काम करती थी, औरतें जो है वो भी उनके साथ में धीरे धीरे गुनगुनाने लगती थी, बच्चे भी मस्ती में झूमने लगते थे उनके गान सुन करके। तो इस तरह से वो एक आदर्श जीवन जो है वो जी रहे थे। तो आज की वीडियो में इतना ही बेटा, इसका आधा भाग जो है ना वो अपन कल पढ़ेंगे। बहुत अच्छा लेसन है ये, आप लोग भी इसको घर पर एक बार जो है देख लें, है ना। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।